कुंडली में सरकारी नौकरी को हम बेसिकली गुरु से देखते हैं, तो यदि कुंडली मिलान नहीं भी है तो डिवोर्स की स्थिति नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और आज मेरे साथ हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य देवेश चौबे जी। तो देवेश चौबे जी, आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद कविता जी, आप इतनी दूर ग्वालियर से यहाँ पॉडकास्ट के लिए आई हैं। हमारी मुहिम भी ज्योतिष में या पॉडकास्ट को लेके यही है कि लोगों में जो ज्योतिष को लेके भ्रांतियाँ हैं या लोग कहीं ना कहीं डरते हैं शनि से, साढ़े साती से, तो उनकी हम चर्चा कर सकें कि हर चीज़ डरने वाली नहीं है। बहुत सारी सामान्य चीज़ों से, सामान्य उपायों से हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो देवेश जी, आज आपने बहुत अच्छी मुहिम की है जो आज हमारे देश की यूथ जनरेशन है। यूथ जनरेशन में लव मैरिज का बहुत क्रेज़ है। तो मैं आज आपसे ये व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या लव मैरिज में कुंडली मिलान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कविता जी आपने। देखिए क्या है ना कि बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं मेरे पास। अब उनका रिलेशन है 7 साल का है, 10 साल का रिलेशन है, और उस रिलेशन में मान लो एंड टाइम पे कुंडली नहीं मिल रही है या घर वाले नहीं मिल रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी लोग हैं, यदि कहते हैं आत्मा का मिलन हो गया या व्यक्ति के व्यक्तित्व का मिलन हो गया, तो फिर कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है। आप मानोगे नहीं, मैंने इतनी शादियां करवाई हैं, इतनी शादियों में ज्योतिष अपना जो परामर्श दिया है कि कुंडली नहीं मैच हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं उनकी शादी अच्छे रूप से हुई है। 30-30, 40-40 साल हो गए हैं लोगों को शादी करे। हो सकता है गुणों की बात करें तो 7 गुण मिल रहे हैं, 10 गुण मिल रहे हैं, पर लंबे समय से शादी चल रही है। कुछ उपाय हैं वो भी अपन कर सकते हैं, पर इतनी ज़रूरी नहीं है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोगों की शादियों में ज्योतिष को तो महत्व देते थे, नो डाउट, पर कहीं ना कहीं हम आत्मा का मिलन देखते थे कि उन व्यक्तियों में आत्मत्वता है कि नहीं है। तो जब आप एक रिलेशन में हो, 7-8 साल से रिलेशन में रह चुके हो, आपका बहुत बॉन्डिंग हो गई है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर कुंडली मिलान की इतनी आवश्यकता नहीं है जी। मेरे हिसाब से भी यही है कि जहाँ लव मैरिज एक दूसरे को इंसान पसंद कर रहे हैं तो कुंडली का मिलान होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देवेश जी, आपके माध्यम से जो आज की यूथ जनरेशन है उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली है और कहीं ना कहीं वो खुश होंगे जो ये जानकारी लेना चाहते होंगे कि क्या हमें लव मैरिज करने के लिए कुंडली मिलान करवाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कुंडली मिलान की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि आपने बताया है। तो मेरा खुद का ही मैं खुद से जानना चाहती हूँ कि जैसे लव मैरिज कर रहे हैं यूथ जनरेशन या शादी हो गई है, तो उसके बाद मैंने देखा है कि बहुत से जगह लव मैरिज होने के बाद उन लोगों में कुछ समय बाद डिवोर्स की कंडीशन पैदा होती है। तो क्या डिवोर्स को हम ज्योतिष के माध्यम से पहले ही कुंडली में देखा जा सकता है? देखिए क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है, अब उनका कुंडली मिलान हुआ हो अन्यथा नहीं हुआ हो, कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनसे हम बेसिकली ये समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। यदि व्यक्ति ने उस पर काम कर लिया, तो यदि कुंडली मिलान नहीं भी है तो डिवोर्स की स्थिति नहीं आती है। कुछ मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोग समझ भी जाएंगे। जैसे कुंडली के सप्तम भाव में शनि का संबंध हो जाए, सप्तम भाव रिलेशन हाउस होता है, उसमें शनि बैठ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, या शनि कहीं ना कहीं उस घर को ऑपरेट कर रहे हो, तो देखा गया है कि रिलेशन में दिक्कत आती है। और रिलेशन में कैसे दिक्कत आएगी? रिलेशन में ईगोइस्टिक दिक्कत आएगी। वहीं पर यदि सप्तम भाव में संबंध हो गया है सूर्य का, तो ऐसे व्यक्ति में झगड़ा बहुत देखने को मिलता है। सप्तम भाव में मंगल बैठ गए मान लीजिए, तो व्यक्ति में बहुत एग्रेशन आ जाएगा, मतलब उसका जो पार्टनर होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें एग्रेशन देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कविता जी ये है कि कुंडली में यदि अपन पहले ही पता कर लें कि सप्तम भाव अच्छा नहीं है, तो उसके बहुत आसान उपाय हैं। मंगल का उपाय कर सकते हो, शनि का उपाय कर सकते हो, सूर्य का उपाय कर सकते हो। तो आने वाली समस्याएं हैं या घटना घटित होने वाली हैं, उनको अपन ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल देवेश जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बता पा रही हूँ कि वो इस समस्या का समाधान आपसे भी करवा सकते हैं और खुद भी वो अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी है और कुछ दर्शक जो व्यूअर्स हैं वो खुश होंगे ये सुनकर, देखकर। जी देवेश जी, जैसे अपन कुंडली में डिवोर्स को देख सकते हैं, तो क्या इसके उपाय समाधान भी हैं कुंडली के माध्यम से? तो कृपया आप मुझे बताएं। देखिए कविता जी, जैसे कुंडली के सप्तम भाव में, जो सप्तम भाव होता है, जैसे अभी मैंने चर्चा करी कि ये ग्रह बैठ जाए, वो ग्रह बैठ जाए, जब सप्तम भाव में मल्टीपल ग्रह बैठ जाए, मल्टीपल ग्रह मतलब 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं, तो और क्रूर ग्रह, अब क्रूर ग्रह जैसे शनि हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, या फिर वहाँ पर बुध का कॉम्बिनेशन आ गया किसी ग्रह के साथ, केतु राहु बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में
देखा गया है कि डिवोर्स की स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये है कि एक कुंभ विवाह होता है। आपने सुना होगा। कुंभ विवाह में क्या होता है ना कि जैसे कोई लड़का है तो उसकी हम पेड़ से या मटके से शादी करा देते हैं। वहीं पर कोई लड़की है तो उसकी हम शालीग्राम जी से या ऐसे शादी करा देते हैं। आपने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले सुना होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन की भी कहीं शादी हुई थी, किसी पेड़ वगैरह से शादी करवाई थी क्योंकि उनका मंगल भारी था। तो कुंभ विवाह ये होता है कि जैसे आपके रिलेशन में दिक्कतें जो आ सकती हैं या होने की संभावना दिख रही है तो उसको हमने पहले ही शादी करके ख़त्म कर दिया, जो अपने यहाँ हिंदू में सनातन में अपन लोग मानते हैं। तो वो एक उपाय कर लो। काफ़ी केसेस हैं। मेरे एक रिलेटिव भी हैं, अभी रिसेंटली उनकी शादी होनी थी, उनका भी मैंने अभी कुंभ विवाह का सजेशन दिया और काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा है। शादी को 4-5 साल भी हो गए क्योंकि उनकी कुंडली में सप्तम भाव बहुत अच्छा नहीं था। चलिए देवी जी, अब आपने मुझे डिवोर्स के समाधान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं अब आपसे एक और जानकारी जानना चाहती हूँ कि क्या हम जैसे कुंडली के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, तो क्या कुंडली के माध्यम से हम मृत्यु भी देख सकते हैं? वैसे तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ज्योतिष आचार्य हैं जो आज पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मृत्यु के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। उसके 2 मुख्य कारण हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा भय भी है और कोई भी अपनी मृत्यु को नहीं जानना चाहता। भविष्य के आने वाली गणना को जानना चाहता है पर मृत्यु को नहीं जानना चाहता है। और हम जब एस्ट्रोलॉजी सीखते थे, जैसे मुझे लगभग 14 साल हो गए हैं, तो उस 14 साल में मैंने भी कभी मृत्यु से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई है। पर कुंडली का जो दूसरा और सप्तम भाव होता है वो मारक भाव कहलाते हैं। मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव। मतलब जब कोई व्यक्ति का जो जीवन है वो बिल्कुल कष्ट में गुजर रहा है और वो कष्ट कैसा है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो वो हम दूसरे और सप्तम भाव से देखते हैं। और कुंडली में जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं हम 6वें, 8वें और 12वें भाव से देखते हैं। ये जो 3 भाव होते हैं वो त्रिक कहलाते हैं और कुंडली के सबसे खराब भावों में से या सबसे दुख भावों में से अपन इनको मान सकते हैं। तो जब भी इनका संबंध बन जाता है तो मृत्यु के योग निर्मित हो जाते हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि लोग मृत्यु के बारे में ना ही जाने, ज्योतिष में ना ही इसको समझें, वो बहुत बेहतर है। और मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं तो भी इस विषय पे मैं कभी चर्चा नहीं करता हूँ। बिल्कुल देवी जी, आपने बहुत सटीक जानकारी दी है मुझे। जैसे देवी जी, मृत्यु से लोग जो डरते हैं, मतलब सुन के मृत्यु के नाम से ही डरते हैं, सभी लोग डरते हैं, तो वैसे ही तंत्र मंत्र से भी लोग डरते हैं। तो देवी जी, आप मुझे बताएं कि तंत्र मंत्र क्या होता है? ये ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है या नहीं होता है? तो आप इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दें। देखिए, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र को हम अपने सनातन में जोड़ते हैं। वैसे तो एक्चुअली क्या है ना, ये 3 हिस्सों में बटा है। मैं आपको आज बहुत क्लियर कर देता हूँ और पूरे व्यूअर्स हैं जो उनको भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होता है मंत्र, फिर यंत्र और फिर तीसरे नंबर पे तंत्र। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले आयुर्वेदिक जो हमारे मंत्र हैं, फिर होम्योपैथिक जो हमारा यंत्र है और फिर एलोपैथिक जो हमारा तंत्र है। तो जैसे ये दवाइयाँ हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाई आप खाओगे तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा मिले अन्यथा नहीं मिले। वैसे ही आप यदि एलोपैथी जैसे अपन दवाई खाते हैं तो उससे यदि एक फ़ायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है। सेम हम तंत्र मंत्र यंत्र को भी ऐसे जोड़ते हैं। मंत्र सबसे अच्छा होता है, उससे घर में पॉजिटिविटी आती है। मंत्रों के उच्चारण से घर में सकारात्मकता देखने को मिलती है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं घर में। वहीं पर जो यंत्र होते हैं, जैसे आपने देखा किसी ने श्री यंत्र रख लिया है, किसी ने कुबेर यंत्र रख लिया है, लोग आजकल अंगूठी के रूप में वो एक कछुए वाली यंत्र पहने रहते हैं। तो ये यंत्र है, ये बेसिकली धन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, या पैसों से संबंधित कोई समस्या हो इसके लिए यंत्र हम लोग यूज़ करते हैं, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। अब बात करें तंत्र की, तो तंत्र साधना बहुत टिपिकल साधना है, हर किसी के बस की नहीं है और इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। मतलब हो सकता है कि आपने किसी पे तंत्र करवाया, उसको उतने परिणाम मिले, अच्छे मिले हो नहीं मिले हो सकता है विपरीत आपकी आ जाए। तो इनसे मैं सभी को बोलता हूँ कि थोड़ा सा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आप भगवान की पूजन करें, भगवान के मंदिर जाएं, प्रार्थना करें, आस्था करें। आप घर में यंत्र भी रख सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, पर थोड़ा सा तंत्र को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ ज्योतिष की दृष्टि से। हालांकि काफ़ी लोग मानते हैं और विश्वास भी करते हैं और चीज़ें होती भी हैं, बट मेरा थोड़ा सा इसको लेके वो है। चलिए देवी जी, आपने तंत्र मंत्र और यंत्र को बहुत अच्छे से परिभाषित करके बताया है जी। अब मतलब जो आज की हमारी यूथ जनरेशन है,
सब में एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है जी। कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी जी, बिल्कुल। या नहीं लगेगी। जी। तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे सरकारी नौकरी के योग्य बने और सरकारी नौकरी मिले ताकि वो भी अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। देखिए, कुंडली में सरकारी नौकरी को हम बेसिकली गुरु से देखते हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जब भी दसम भाव का संबंध गुरु से होता है या सूर्य से हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सरकारी नौकरी लग जाती है। पर एक चीज़ और देखने को मिली है मुझे कि अब किसी को कुंडली नहीं पता है, किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, समय नहीं पता है, तो वो क्या करे? उसको कैसे पता चलेगा उसको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हर रविवार यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको हर रविवार नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। बहुत छोटा सा होता है, 2 मिनट में आप कर लोगे। साथ ही उसको एक और उपाय करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ी सी रोरी डालनी है और उसमें पानी को घोल लेना है और फिर जब वो शक्कर और रोरी घुल जाए पानी में तो उस कलश को पूरा भर लीजिए और नियमित 41 दिन आप यदि सूर्य देव को जल देंगे इसी तरह से तो आप पाएंगे कि उनको सरकारी नौकरी का योग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में बन गया है। अब इसके विपरीत यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कंसिस्टेंटली 41 दिन तक ये उपाय नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि संडे के संडे आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें और संडे के संडे वो जल दे दें। जिस रूप में बस महिलाओं को रोरी की जगह चंदन डालना है, शक्कर के साथ चंदन डालना है और ये एक उपाय कर सकते हैं। यदि ये भी उपाय किसी को कठिन लगता है, ठंडों का समय है तो नहीं नहा पा रहे हैं, कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लगी रहती हैं जी, तो ऐसे में क्या करना है उनको? ऐसे में करना है कि गुड़ लेना है या गुड़ या कोई भी पीली चीज़ और 1.25 किलो के फॉर्म में लेना है। 1.25 किलो गुड़ लिया, उसको 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया और हर गुरुवार के दिन वो गुड़ आपको गाय को खिलाना है। मतलब आपने 1.25 किलो गुड़ खरीदा किसी भी दुकान से, उसके 5 हिस्से किए, अपने किसी भी उसमें डिब्बे में रख लिए। हर गुरुवार को एक हिस्सा आपने एक गाय को खिला दिया, फिर अगला गुरुवार आया तो फिर गाय को खिला दिया। ये भी उपाय कर सकते हो। सरकारी नौकरी के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक उपाय है जिनको अपनी कुंडली में योग या तो नहीं है या नहीं पता है या नहीं है तो आप मतलब ये उपाय करने से बन जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल देवेश जी, आपने ये जानकारी बहुत अच्छी दी है। जो यूथ जनरेशन है हमारी, जो थोड़ी सी चिंता में रहती थी कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या ना लगेगी, तो इस माध्यम से वो उपाय करेंगे तो बिल्कुल योग बनेगा। बिल्कुल योग बनेंगे। देवेश जी, जैसे माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, हाँ। तो क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, हाँ। और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चा ये बने, तो वहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ। तो क्या कुंडली के माध्यम से संभव है कि हम ये जानकारी ले सके कि हम बच्चों की कुंडली दिखाएं, तो ये पता चल सके कि क्या बच्चे क्या बने, तो हम उसी दिशा में काम करें? देखिए कविता जी, ज्योतिष की दृष्टि से वैसे तो हम बिल्कुल पता कर सकते हैं कि बच्चे को क्या करियर चूज करना चाहिए। देखिए आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो अपनी एक टीन एज में या एक छोटी एज में बहुत नाम कमा लेते हैं, और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो एक बहुत लंबी एज भी निकल जाती है पर उनको वो पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जो उनको एक्चुअली चाहिए है या जो डिजर्व करते हैं। हर बच्चे में अपना पोटेंशियल रहता है, हर बच्चा अपने आप में कोई ना कोई खूबी लेके पैदा होता है। तो देखिए कुंडली में जब भी कर्म भाव का या एजुकेशन भाव का संबंध मंगल से हो जाता है या सूर्य से हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि वर्दी वाली नौकरी में जाता है, मतलब जिसमें ड्रेस है, आर्मी हो गया या पुलिस हो गया, तो आप यदि उसको उसी दिशा में ले जाओगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर यदि शुक्र का संबंध उसके कर्म भाव से हो गया तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव लाइन में जाएगा। अब क्रिएटिव लाइन बहुत सारी हो सकती हैं, वो फोटोग्राफर बन सकता है, वो यूट्यूबर बन सकता है, वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है। वहीं पर यदि बुध का संबंध हो जाए तो उसका कहीं ना कहीं बिजनेस में दिमाग लगेगा। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की कुंडली में उसके कर्म भाव का और पंचम भाव का कॉम्बिनेशन है, उसका संबंध कैसे बन रहा है। तो अब वो बच्चा तो नहीं देख पाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। तो वो किसी भी आप अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह ले सकते हैं और यदि उस दिशा में काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए देवेश जी, आपके माध्यम से जो भी माता पिता को एक चिंता थी कि हमारे बच्चों के करियर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो वो आपके माध्यम से जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, ताकि वो थोड़ा सा चिंता मुक्त रहेंगे अब। इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो देख सकेंगे या समझ सकेंगे कि हमें अपने बच्चे को किस दिशा में लेके जाना है
और वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जानकारी ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए देवेश जी, जो पिछले पॉडकास्ट के कमेंट में जो भी कुंडलियाँ आई थी, अब अपन उन पर चर्चा करते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने अपने पॉडकास्ट से ये कुंडली उठाई है। ये इनका नाम है मनोज। 29 दिसंबर 1966 को इनका जन्म हुआ था, 1:55 AM फ़िरोज़ाबाद में। तो इनका क्वेश्चन क्या था वो और एक बार देख लेते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अच्छा समय कब तक आएगा? अच्छा। तो देखिए, जो भी कमेंट मेरे पॉडकास्ट में आते हैं, मैं प्राय कोशिश करता हूँ कि वो कुंडली के माध्यम से देख लूँ, उनके बता दूँ। तो देखिए, आपके वैसे पिता की कुंडली में गुरु उच्च के हो गए हैं और वक्रीय हो गए हैं 10th हाउस में बैठ के। पर चूँकि यदि अपन उनके बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस हाउस में उनके राहु बैठा हुआ है और राहु कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्पैक्ट करता है बिज़नेस को लेके। तो देखिए मनोज जी, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ कि आपको एक झाड़ू खरीदनी है, जो भी आपको मार्केट में मिले, और हर शनिवार को कोई भी मंदिर चले जाइए, शनिदेव के या हनुमान जी के मंदिर, और वहाँ पर शनिवार को नियमित रूप से आप सिर्फ झाड़ू लगाइए। आपका एक तो भाग्योदय भी होगा और साथ ही साथ कर्ज से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं वो ठीक हो जाएँगी। साथ ही मैं यदि दशा की बात करूँ कि कर्ज कब तक रहेगा या जो भाग्योदय है वो कब होगा, तो अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और जो 2036 तक चलनी है। हालाँकि शुक्र ठीक जाता है, पर शुक्र में राहु शुरू हो गए हैं, तो शुक्र में राहु थोड़ा-सा अच्छा नहीं देंगे फल। तो ये वैसे 2026 एंड तक खत्म हो जाएँगे, मतलब 1.5 साल और वेट करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शनिवार के दिन जो भी नियर बाय मंदिर है, वहाँ पे झाड़ू लेके आपको झाड़ू लगानी है। ये एक उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। खाली आप 5 शनिवार कर लेंगे, आप पाएँगे कि आपके जीवन में बहुत पॉज़िटिवली बदलाव आ रहे हैं। तो सिर्फ़ ये एक चीज़ आप मनोज जी कर लीजिएगा। चलिए देवेश जी, आपके माध्यम से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, और अब इसको भी अपनी कुंडली दिखाना है तो वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कमेंट में अपनी कुंडली भेज सकते हैं।